हाय फ्रेंड्स, आई होप आप ठीक होंगे और आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 अब तक देख लिया होगा। फ्रेंड्स, ये काफी लंबा लेसन है, इसीलिए मुझे इसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके ही एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो आज हम इस लेसन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आज है पार्ट 3, जिसमें हम इसका सेक्शन 6 कंप्लीट करेंगे, पूरी स्टोरी करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स और जितने भी अदर ग्रामर है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वाला वीडियो, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 6 से। कहानी में हिरन जो था वो सियार ने उसे बेवकूफ बना दिया और अब हिरन को फील्ड के ओनर ने जाल में फंसा लिया था। सियार ने उसकी मदद करने के बजाय कुछ बहाना बना दिया और वो पास ही एक नियर बाय जगह पर छिप गया। अब बढ़ते हैं आगे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर कौवा जो था वो परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने देखा कि डियर अब तक घर नहीं आया है। वो परेशान हो गया और वो उसे इधर उधर देखने लगा, हियर एंड देयर मतलब इधर उधर, और फाइनली और आखिरकार उसने उसे उस स्नेयर में, फंदे में फंसा हुआ पाया। जब उसने उसकी ये हालत देखी, उसकी ये दुर्दशा देखी, तो वो शॉक हो गया, वो सदमे में आ गया और क्रो ने हिरन से पूछा, प्यारे दोस्त ये सब क्या है? तो हिरन ने जवाब दिया कि ये है मेरे दोस्त की एडवाइस को इग्नोर करने का, उसकी सलाह को अनदेखा करने का कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। जैसा कि कहा ही जाता है कि जो लोग अपने शुभ चिंतक मित्रों की बातों की अनदेखी करते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, वो विपत्ति को यानी कैटास्ट्रोफी को खुद आमंत्रित करते हैं और शत्रुओं के बुरे इरादों को खुश करते हैं। अपने फोज यानी अपने एनिमीज के बुरे इरादों को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी अपने शुभ चिंतक दोस्तों की बातों को नजरअंदाज, इग्नोर नहीं करना चाहिए। कौवे ने पूछा, कहाँ है वो धोखेबाज, कहाँ है वो डिसीवर? डियर अब तक समझ चुका था। उसने कहा, वो तो मेरे मांस का लालची है, वो तो मुझे मारकर खाना चाहता है और डेफिनेटली वो इधर कहीं आसपास ही होगा। क्रो ने कहा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्निंग दे दी थी, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी कि क्योंकि मैंने उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसलिए वो भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये चीज दुष्टों पर यानी स्काउंड्रल्स पर एप्लीकेबल नहीं होती। जो सीधे लोग या जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि मैंने उसका बुरा नहीं किया तो वो भी मेरा बुरा नहीं करेगा। लेकिन ये बात दुष्ट लोगों को, स्काउंड्रल्स को अप्लाई नहीं होती। वो तो कहते हैं चाहे इसने मेरा बुरा किया हो या नहीं किया हो, मैं तो इसका बुरा जरूर करूंगा। तो आई एम श्योर आपने भी अपनी लाइफ में ऐसे लोग जरूर देखे होंगे, क्योंकि वो पुण्य और पाप का विचार किए बिना, वर्च्यू और वाइस, वर्च्यू यानी कि पुण्य, वाइस मतलब पाप, वो उसका विचार ही नहीं करते और हमेशा जेंटलमैन को, सज्जन लोगों को ही अपना शिकार बनाते हैं। प्रे मतलब शिकार। मोर ओवर यानी कि और उसने आगे कहा कि मृत्यु के द्वार पर, जब गेट ऑफ डेथ पर कोई खड़ा होकर ना तो कोई सूंघ सकता है, ना सुन सकता है, ना देख सकता है। बुझा हुआ दीपक, एक्सटिंग्विश्ड लैंप, दोस्त के शब्द और अरुंधति का सितारा। दोस्तों, अरुंधति का जो सितारा है उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग है। ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि अरुंधति का जो सितारा है वो निष्ठा का प्रतीक है, वो एक भक्ति का प्रतीक है, डिवोशन का प्रतीक है। इस बात से पता चलता है कि जैसे ही इंसान की मृत्यु पास आने लगती है, वो स्पिरिचुअल संबंधों से या जो भी इमोशनल संबंध है, रिलेशनशिप्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर एक ऐसे दोस्त की बात की गई है कि जो दोस्त पीछे से हमारे काम बिगाड़ता है और सामने से यानी फेस पर हमारी मीठी मीठी बातें करता है, वो ऐसे विष कुंभ के समान है, एक ऐसे बर्तन के समान है जिसके अंदर तो पॉइजन भरा हुआ है, लेकिन उसके मुंह पर मिल्क लगा हुआ है। यानी कि उसका ऊपर से तो वो मीठा है, लेकिन अंदर उसमें कितनी जहर भरा हुआ है, कितना टॉक्सिसिटी भरी हुई है। ऐसे मित्र को कभी गले नहीं लगाना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट दोहा है जिसे हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना चाहिए। और ये कहते हुए कौवे ने दुख की एक गहरी सांस भरी और कहा, ओ चीट जैकल, अरे धोखेबाज सियार, क्यों तुमने इतना घिनौना काम किया, इतना पाप क्यों किया? ये तो सभी लोग जानते हैं कि जो लोग आशा करते हैं, जो लोग भरोसा करते हैं, जो लोग धन की भीख मांगते हैं, वो बेचारे लोगों की बातों में आ जाते हैं। सब्जुगेट मतलब ऐसा लगता है कि उन्हें वश में कर लिया गया है, किसी के मीठे मीठे शब्दों से, किसी के धोखेबाज कपटता के व्यवहार से। तो ऐसे लोग बेचारे
किसी की बातों में आ जाते हैं। और ऐसे लोगों को चीट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जो कि क्रुक्ड लोगों की यानी कि धोखेबाजों की चालों में आ जाते हैं, उनकी चालाकी में के जाल में फंस जाते हैं। और फिर कौवा कहता है, ओ मदर अर्थ, वो धरती माता को पुकारता है कि तू कैसे इन धोखेबाज लोगों का पालन पोषण करती है, इनका ख्याल करती है, जो कि सीधे साधे लोगों ना इतना धोखा देते हैं, उनको डिसीव करते हैं। बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, बेनेवलेंट होते हैं, दयालु होते हैं, ट्रस्टिंग होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, और उनका बिल्कुल सामान्य, बहुत सिंपल, सरल हृदय वाले लोग होते हैं। और फिर वो बाद में एक सलाह भी देता है कि ऐसे दुष्ट लोगों से, विकेड लोगों से फ्रेंडशिप करने के लिए लोगों को रिफ्रेन करना चाहिए, यानी खुद को रोक लेना चाहिए, ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर हॉट एम्बर स्कॉच, हॉट एम्बर्स क्या होते हैं? जो गरम अंगारे होते हैं। एम्बर्स मतलब अंगारे, जो गरम अंगारे होते हैं वो जला देते हैं, जो ठंडे अंगारे होते हैं वो दाग देते हैं। तो बेसिकली अंगारों की ना तो दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, ना हम उनके पास रहें। अगर वो जल रहे हैं तो वो हमें जला देंगे, अगर वो ठंडे हैं तो वो हमारे पर दाग लगा देंगे। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना भला है, क्योंकि वो मीठा बोलते हैं। इसलिए दुष्ट पर भरोसा करने का कोई कारण नहीं है। उनकी जुबान इतनी मीठी होती है, लेकिन उनका जो दिल होता है, उनका हृदय जो होता है, वो जहर से भरा होता है। फिर सुबह होकर इन द मॉर्निंग क्रो ने देखा कि जो फील्ड का ओनर है वो पास में आ रहा है और उसके हाथ में एक स्टिक है, उसके हाथ में एक डंडा है। ये देखकर क्रो ने कहा कि मेरे प्यारे हिरण, मेरे मित्र, यहाँ पर लेट जाओ, तुम यहाँ पर लेट जाओ और अपनी बेली को इन्फ्लेट कर लो, यानी कि अपनी जो पेट है उसको फुला लो अच्छे से, और अपनी जो टांगे हैं उनको स्टिफ कर लो, और ऐसे बिहेव करो जैसे तुम मर गए हो। इससे ओनर को ऐसा लगेगा कि ये हिरण तो यहाँ पर मर चुका है और वो तुम्हें खोल देगा। और जैसे ही मैं एक साउंड करूं, अटर, यानी जैसे ही मैं एक आवाज निकालूं, तुम फटाफट से क्विकली खड़े हो जाना और कूद फांद कर यहाँ से ग्राउंड लीव करके और दूर भाग जाना। तो डियर ने उसकी बात मानी और उसने ऐसा ही किया। जैसे ही फील्ड का ओनर हिरन को खुद ही मारने के लिए आया था, उसने देखा और उसकी आंखें तो खुली की खुली ही रह गई और वो बहुत खुश हो गया। उसने कहा, अरे वाह, ये तो खुद ही मर गया। और इन शब्दों के साथ उसने डियर का जो नोज था, फंदा जो था, वो खोल दिया और वो अपने नेट को कलेक्ट करने लगा, उसको वहां से समेटने लगा। डियर ने बिल्कुल वैसे ही अपना पेट फुला रखा था, अपनी टांगे स्टिफ कर रखी थी, जैसा कि क्रो ने सजेस्ट किया था। और फिर जब कौवे ने आवाज निकाली तो फटाफट से डियर स्विफ्टली मतलब तेजी से उठा और वहां से भाग गए। ओनर ने जब ये सब देखा तो उसने अपनी स्टिक को इतनी जोर से मारा कि उसने जैकल को ही मार दिया। इतनी जोर की आवाज आई कि स्टिक थी वो उस जैकल के ऊपर, सियार के ऊपर धड़ाम से गिर पड़ी और हिरन जो था वो बाल बच गया, उसको नैरो एस्केप मिल गया। तो अल्टीमेटली ये कहानी डियर की जान को बचा लेती है और जो धूर्त सियार था वो अंत में मर जाता है। आइए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। डियर ने अपनी सिचुएशन के बारे में क्रो से क्या कहा? उसने एक तरह से अपनी गलती मान ली कि मैंने तुम्हारी एडवाइस को इग्नोर किया था। अगला सवाल है, जब वो जाल में फंस गया तो डियर ने जैकल के बारे में क्या समझ लिया? उसने क्या माना? उसने मान लिया कि जैकल यहीं कहीं बैठा होगा और वेट कर रहा होगा कि कब उसका मौका लगे और कब वो डियर का मांस खा ले। अगला क्वेश्चन है, क्रो ने जैकल के एक्शन पर अपना डिसअपॉइंटमेंट और अपना दुख कैसे व्यक्त किया? उसने जैकल को एक चीट कहा और उसके एक्शंस पर सवाल उठाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रो ने डियर को एस्केप करने के लिए कैसे मदद की जब खेत का मालिक आ गया? उसने कहा कि तुम मरने का नाटक करो, बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेड। नंबर 5 है, जैकल के साथ अंत में क्या होता है? तो अल्टीमेटली ओनर की स्टिक से ही जैकल मर जाता है। तो ओनर ऑफ द फील्ड किल्ड द जैकल। अब आते हैं और देखते हैं कैरेक्टर स्केच। दोस्तों, कैरेक्टर स्केच अभी फिलहाल तो आपको सारे कैरेक्टर्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं, लेकिन जब आपका एग्जाम आता है तो उसमें आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कैरेक्टर स्केच के। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैरेक्टर स्केच को भी अच्छे से समझ लें। तो सबसे पहले देखते हैं क्रो का कैरेक्टर। क्रो इस कहानी में एक सतर्क और एक बुद्धिमान, एक वाइज कैरेक्टर दिखाया गया है। शुरुआत में ये लोमड़ी के इरादों पर शक करता है और अपने दोस्त हिरन को वार्न करता है, चेतावनी देता है कि इसके इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्रो की समझदारी
और अपने दोस्त के लिए कंसर्न होना, उसके लिए चिंता दिखाना इस कहानी के आउटकम में, यानी इस कहानी का जो परिणाम था उसमें एक पिवटल भूमिका, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अल्टीमेटली अंततः ये क्रो ही डियर को किसान के ट्रैप में से, जाल में से बचा लेता है। इसके माध्यम से कौवा वफादारी और बुद्धिमत्ता को शो करता है। इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है लॉयल होना किसी के लिए और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना। अब देखते हैं अगला कैरेक्टर डियर। डियर जो है कुछ हद तक समवॉट नाइव यानी भोला भाला दिखाया गया है, और जो कि फॉक्स की, लोमड़ी की, सियार के मीठे मीठे शब्दों में आसानी से बहक जाता है, स्वे हो जाता है। शुरुआत में ये फॉक्स पर ट्रस्ट करता है क्रो की वार्निंग्स, क्रो की चेतावनी के बावजूद, लेकिन समय चलते डियर को समझ में आ जाता है कि उसने मिस्टेक करी है और फिर वो दुख व्यक्त करता है कि उसने क्रो की एडवाइस पर अमल नहीं किया, कि क्रो की एडवाइस नहीं मानी, और वो रिमोर्स करता है यानी पश्चाताप करता है। फिर बाद में दिखाया गया है कि हिरन क्रो की गाइडेंस को फॉलो करता है, मानता है जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षण में, एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण में इसको मान लेता है, जिससे एक बहुत अच्छी बात शो होती है, और वो ये कि हम अपनी मिस्टेक से समय पर सीखने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तो ये गलतियों से सीखने की जो इच्छा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब चलते हैं लास्ट कैरेक्टर पर, जो कि है चालाक सियार का। सियार को दिखाया गया है कनिंग यानी कि चालाक, और डिसीटफुल यानी धोखेबाज। वो अपने मन में एक निश्चय करता है, एक डिजायर करता है, एक उसके अंदर चाह होती है कि उसका मांस खाए। किसका मांस? मोटे और स्वस्थ हिरन का। और अपनी चालाकी टैक्टिक्स, अपनी बहुत चालाकियां, इसमें रणनीतियां अप्लाई करता है ताकि हिरन के ट्रस्ट को, उसके भरोसे को जीत सके। जैकल की जो चालाकी है वो एकदम साफ तौर पर नजर आती है जब वो डियर को फार्मर की फील्ड तक ले जाता है। इस कहानी में जैकल है वो एक डिसेप्टिव यानी धोखेबाज और एक अनट्रस्टवर्दी, ऐसा चरित्र जिस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अविश्वसनीय चरित्र को दर्शाता है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था, ये कहानी हितोपदेश में लिखी गई है, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। हितोपदेश जो है 4 किताबों में ऑर्गेनाइज किया गया है। ये स्टोरी उसकी बुक 1 की सेकंड स्टोरी है, जिसका टाइटल है मित्र लाभ, यानी फ्रेंड कैसे गेन करना चाहिए। इस कहानी का जो कंटेंट है और जो स्टाइल है वो एंशिएंट पंचतंत्र सीरीज जैसा है, जिसमें कोई बात आती है और उसके बाद कुछ दोहे आते हैं, जिससे उनका एक्सप्लेनेशन और ज्यादा इजी हो जाता है समझना। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। चलिए आप ग्रामर पर आ जाते हैं, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो आप देख रहे हैं, डियर गॉट कॉट इन अ ट्रैप, देयर लिव्ड अ क्रो, jackal saw a healthy fleshy plumpy deer, right, and in its hollow there dwelt a vulture। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे के सारे सेंटेंसेस हैं सिंपल पास्ट में, तो आप कहेंगे इन्हें सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए, कुछ वर्ब्स तो हैं रेगुलर और कुछ वर्ब्स हैं इर्रेगुलर। अब देखिए रेगुलर और इर्रेगुलर में क्या अंतर है। दोस्तों, जब हम ed लगाकर किसी वर्ब को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे लिव का लिव्ड बन जाता है, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं रेगुलर वर्ब्स, जिनमें सिर्फ ed लगाकर हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना देते हैं। लेकिन जब हम वर्ड को चेंज कर देते हैं, जैसे कैच का कॉट बन जाता है, सी का सॉ बन जाता है, ड्वेल का ड्वेल्ट बन जाता है, ऐसे वर्ब फॉर्म्स को हम इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो देखिए, रेगुलर वर्ब्स में वर्क वर्क बन गया, लिव लिव्ड बन गया, वांट वांटेड बन गया। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है उनका कोई पैटर्न नहीं होता, गो वेंट बन जाता है, कम केम बन जाता है, सी सॉ बन जाता है, कैच कॉट बन जाता है, तो इसलिए हम उन्हें इर्रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। अब आते हैं इनका नेगेटिव। जब भी आप नेगेटिव यूज करते हैं, यानी कि डिड नॉट यूज करते हैं, आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर आपने कहा डिड नॉट सॉ, आई डिड नॉट सॉ द मूवी, ये सेंटेंस एकदम रॉन्ग हो गया। हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ना कि सेकंड फॉर्म। सो ही डिड नॉट सी द मूवी, रवि डिड नॉट टेल अ लाई, श्याम डिड नॉट गो फॉर अ पिकनिक। इसी तरह से इंटेरोगेटिव फॉर्म भी जब हम बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, तो उसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। डिड ही सी द मूवी, डिड रवि टेल अ लाई, डिड श्याम गो फॉर द पिकनिक।
आइए अब इन्हीं की बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आपको सिंपल पास्ट से इन सेंटेंसेस को फिल करना है। तो क्या कहेंगे? व्हेन सुनील गावस्कर वाज बोर्न अ रिलेटिव केम टू सी हिम इन द हॉस्पिटल। हिज नेम, इसका हो जाएगा वॉज, और ये आपके ओल्ड NIOS सिलेबस का है। नारायण मासुरेकर आते हैं। ही नोटिस्ड दैट द न्यू बॉर्न बेबी हैड अ होल ऑन हिज ईयर। द नेक्स्ट डे ही वेंट। अब ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। वॉज इर्रेगुलर वर्ब है, केम इर्रेगुलर वर्ब है, नोटिस्ड रेगुलर है, ठीक है, और हैड भी इर्रेगुलर है। ही फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड, ठीक है, तो फाउंड भी एक इर्रेगुलर वर्ब है। एवरीवन स्टार्टेड, स्टार्टेड एक रेगुलर वर्ब है। एट लास्ट ही वॉज फाउंड स्लीपिंग बिसाइड अ फिशरवुमन। अब इनको आपको नेगेटिव में करना है। अगला क्वेश्चन है, अब देखो, आई प्लेड क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स, इसका क्या हो जाएगा? आई प्लेड का आप कर देंगे डिड नॉट प्ले, ओके, डिड नॉट प्ले। माई आंट वेंट, तो आपको वेंट की फॉर्म पता होनी चाहिए। फर्स्ट फॉर्म क्या है? आप कहेंगे आई डिड नॉट गो। ओबेड, so you will say did not obey. Came, so did not come. Returned, did not return, ठीक है, तो ये सारे आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे। अब आते हैं इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। रवि स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे, तो इसका आप कहेंगे डिड रवि स्लीप ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, और बहुत जरूरी है कि आप एंड में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है? शेखर वेंट फॉर अ स्विम इन द पूल। डिड शेखर गो फॉर अ स्विम इन द पूल? क्वेश्चन मार्क। ही एक्सेप्टेड द ऑफर। डिड ही एक्सेप्ट द ऑफर? क्वेश्चन मार्क। इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी। डिड इंडिया बिकम a republic on 26 January 1950. They wanted to help the poor children. Did they want to help the poor children? Question mark, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं लिटरेरी डिवाइसेस पर। लिटरेरी डिवाइसेस का मतलब है कि कुछ ऐसी पोएटिक डिवाइसेस होती हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट को और ब्यूटीफाई कर देते हैं, जिसमें पहला आता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस जिसमें हम नॉन ह्यूमन जो चीजें होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको हम ह्यूमनिफाई कर देते हैं, यानी ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। जैसे विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज। अब विंड क्या है? विस्पर कर रही है ट्रीज में, तो विस्पर कौन करता है? कानाफूसी कौन करता है? ये सिर्फ एक ऐसी क्वालिटी है जो कि सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर विंड को क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। अब यहाँ इस पूरी कहानी में क्या किया है? पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। ना तो क्रो बात करता है डियर से, ना जैकल बात करता है डियर से, तो इसीलिए जब ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई हैं इन जानवरों को, तो हम उसे क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन। इसकी दूसरी लिटरेरी डिवाइस है एक फेबल। फेबल एक ऐसी कहानी होती है जिसमें जानवरों को या नॉन ह्यूमन बीइंग्स को एक ह्यूमन एट्रीब्यूट, ह्यूमन कैरेक्टर बनाकर एक मॉरल लेसन देने का उद्देश्य होता है, यानी एक मॉरल दिया जाता है, एक सीख दी जाती है। जैसे टॉर्टोइज और हेयर की कहानी है, जिसमें स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस एक मॉरल होता है, जिसमें आपको याद ही होगी वो कहानी के हेयर बीच में सो जाता है और टॉर्टोइज आखिरकार रेस जीत जाता है। तो स्लो मूविंग टॉर्टोइज होता है, फास्ट पेस्ड हेयर होता है, लेकिन वो नेचुरल स्पीड होती है उसकी। हेयर जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, सो जाता है और अंत में हार जाता है, और इसीलिए कहा गया है स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, के बस अपनी प्रोग्रेस जो है करते रहो। इसी तरह से क्रो एंड द डियर की जो कहानी है वो भी एक लेसन कन्वे करती है, और वो ये कि हमें लोगों का आसानी से जैसे वो नजर आते हैं, हमें उनका एकदम से भरोसा नहीं करना चाहिए, उनकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम इसे फेबल कहते हैं। अब देखिए, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर द वेल्स एंड हिल्स। तो ये एक पोम है जहां पर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। क्लाउड वॉन्डर कर रहा है, मैं भटक रहा था, तो क्लाउड तो भटक नहीं सकता ना, इसीलिए उसे पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। डैफोडिल्स जो थे फ्लटरिंग एंड डांसिंग, तो डैफोडिल्स डांस कर रहे थे, ये भी एक पर्सोनिफिकेशन है। अब आ जाते हैं वोकैबुलरी एनरिचमेंट पर, जिसमें हम सीखेंगे प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। दोस्तों सफिक्स क्या होता है? जब हम लास्ट में कोई वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेटर्स लगा देते हैं, और प्रीफिक्स यानी प्री यानी पहले लगाते हैं। आइए देखते हैं न्यू वर्ड्स कैसे बनाए जाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स से। टीच में अर लगाओ, टीचर बन गया। फुल, ब्यूटी में फुल लगाओ, ब्यूटीफुल बन गया। शन, सेलिब्रेट में शन लगाओ, सेलिब्रेशन बन गया।
तो जो पहले लगाया वो प्रीफिक्स, जो बाद में लगाया वो सफिक्स। जैसे अन के साथ अवेयर लगा दिया तो बन गया अनअवेयर, री के साथ राइट लगाया बन गया री राइट, प्री के साथ व्यू लगाया प्रीव्यू, मिस के साथ अंडरस्टैंड लगाया मिसअंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन में आपको सही प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर न्यू वर्ड्स बनाने। तो आप कहेंगे डिस्कम्फर्ट, क्विकली, केयरफुल या केयरफुली भी आप कह सकते हैं, इम्बैलेंस, अनडू। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चंस पर। डियर को धोखा देने का जैकल का क्या प्लान था? तो इसका आंसर है द जैकल प्लान टू टेक द डियर टू अ फील्ड, गेट हिम ट्रैप्ड एंड ईट हिज प्लम्प एंड हेल्दी फ्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैकल का क्या मतलब था जब उसने कहा वेयर देयर इज नो स्कॉलर इवन लेस लर्नड इज प्रेज्ड। जहाँ कोई स्कॉलर नहीं होता वहाँ कम पढ़े लिखे की भी तारीफ की जाती है। और इस फ्रेज का मतलब है ऐसी प्लेस जहाँ इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलरली नॉलेज लैक हो रही होती है, कमी होती है, इंडिविजुअल्स जिनकी मिनिमल नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग होती है उनको बेकार में ही सराहा जाता है, उन्हें सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यानी जो वल्चर और कैट की कहानी होती है वो कैसे एंड होती है और बर्ड्स कैसे वल्चर के अगेंस्ट एक्शन लेती हैं। इसका आंसर है कि इन द स्टोरी विद इन अ स्टोरी बर्ड्स मिस्टेकनली बिलीव कर लेते हैं कि वल्चर ने उनके बच्चों को खाया है, इसलिए वो एक्शन ये लेते हैं कि वो वल्चर को मार देते हैं और ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। बर्ड्स को लगा कि वल्चर ने खाया है लेकिन एक्चुअली में उनके बच्चों को बिल्ली ने खाया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लश फील्ड में यानी हरे भरे खेत में डियर कैसे जाल में फंस जाता है? तो इसका आंसर है डियर वॉज कॉट इन अ ट्रैप बिकॉज द ओनर ऑफ द फील्ड, जो खेत का मालिक था, उसने एक स्नेयर लगाया था, एक ट्रैप लगाया था टू कैप्चर द डियर। द डियर वॉज ग्रेजिंग इन द लश फील्ड व्हेन द ट्रैप वॉज सेट एंड द डियर गेट्स कॉट इन इट। एंड लास्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द क्रो हेल्प द डियर, यानी क्रो ने डियर को ओनर की फील्ड में से कैसे बचाया? तो इसका आंसर है इन द स्टोरी द क्रो हेल्प द डियर एस्केप बाय यूजिंग अ क्लेवर प्लान। द क्रो इंस्ट्रक्टेड द डियर टू लाई डाउन एंड प्रिटेंड टू बी डेड। उसने उसे मरने का नाटक करने के लिए कहा, अलाउिंग द फील्ड ओनर टू थिंक दैट द डियर वॉज ऑलरेडी डेड। देन व्हेन द क्रो गेव अ सिग्नल द डियर क्विकली रैन टू सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड में यानी अंत में जैकल के लिए क्या परिणाम निकला, क्या आउटकम निकला? तो आंसर है इन द एंड जैकल इज अल्टीमेटली किल्ड। जैकल अल्टीमेटली मर ही जाता है। तो जब डियर भागने लगता है, भाग जाता है, तो फार्मर को इस पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी डंडी, अपनी जो स्टिक होती है वो डियर के ऊपर मारता है, लेकिन डियर उससे तो बच जाता है और वो डंडी, उसकी स्टिक जो थी वो जैकल के लगती है और उसे मार डालती है। सो अल्टीमेटली फार्मर की डंडे से जैकल मर जाता है। एंड लास्ट क्वेश्चन है इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? और इसका आंसर है ये स्टोरी हमें वैल्यूएबल लेसन्स टीच करती है अबाउट फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, मेकिंग गुड चॉइसेस। इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यूइंग ट्रू फ्रेंड्स। सही दोस्तों को वैल्यू करना सिखाती है एंड बीइंग कॉशियस ऑफ दोज विद हिडन इंटेंशंस एंड लिसनिंग टू गुड एडवाइस व्हेन इट इज ऑफर्ड। एंड इसी के साथ साथ हमारा पार्ट 3 और ये पूरा लेसन होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ आया होगा। मैं जल्दी ही नेक्स्ट लेसन लेकर आऊँगी, तब तक सीखते रहिए एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल डू सब्सक्राइब।